अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का एक शॉर्ट लेक्चर शेयर करूंगा, जिसमें लेक्चर जो कवर किए जाएंगे वो लेक्चर नंबर 13 से लेके 18 तक है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर और उससे फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि आपने अपनी सोच को ये रखना है कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, और उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपने एक्चुअल में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, कुछ सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो नहीं यूज़ होती। ठीक है, तो हम इसीलिए लास्ट जो लेक्चर थे 2-3 उसमें पढ़ रहे थे कि मेजरमेंट या मैट्रिक्स या कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जिनको कैलकुलेशन करके हम देख लेते हैं कि हाँ जी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी अजम्पशंस कर लेते हैं उन फार्मूलाज को यूज़ करके कि हाँ जी ऐसा होगा, ऐसी इसकी आउटपुट होगी और इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसकी जो हमने प्लानिंग की है, रिव्यू किया है, वो कैसा होगा। तो ये एक्चुअल में बहुत कम जगह ये हम करते हैं। जो एनालिसिस है ये ज़्यादातर हाई लेवल पर होता है, यानी आप मास्टर्स में या पीएचडी जब कर रहे होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर कैलकुलेशंस आपकी की जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम जो है वो ऑपरेशंस के ऊपर चलते हैं। ये एक ट्रायंगल की तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ट्रायंगल है, ये मैकॉल्स मॉडल है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है मैकॉल्स मॉडल के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। वो ऑपरेशन है पहले, और फिर रिवीजन है, और एंड पे अडाप्टेशन है। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? करेक्टनेस, जो आपका सॉफ्टवेयर बने वो 100% करेक्ट होना चाहिए कस्टमर के ऑब्जेक्टिव या उसकी नीड्स के मुताबिक। फिर रिलायबल होना चाहिए, वो जितने उसके फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर एफिशिएंसी, जल्दी काम करे, जो भी हम उससे काम करवाना चाहते हैं वो एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ वो काम करे। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी, यानी उसके अंदर जो आपका डेटाबेस है, आपका फ्रंट हैंड है, आपका बैक हैंड है, वो अच्छे तरीके से जुड़ा हो, ताकि उसके जो यूज़र है उसको इस चीज़ से कोई मसला फेस ना करना पड़े। ठीक है, यूजेबिलिटी इंटरफेस से आ जाता है कि जो आप उसे इनपुट और आउटपुट लेते हो उससे, प्रोग्राम से, वो जो है वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि यूज़र के मुताबिक हो, यूज़र को कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए किसी भी काम करने में। फिर फैक्टर रिलेटेड रिवीजन, जब हम उसको बना लेते हैं तो फिर हम रिवीजन की तरफ जाते हैं। मेंटेनेबिलिटी, उसके अंदर ये चीज़ आती है कि आप कोई मसले उसके अंदर अगर आते हैं या कोई चीज़ अपडेट करनी हो तो वो हो सके। यही बात आगे फ्लेक्सिबिलिटी में आती है कि आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल हो, कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोई फीचर ऐड करना हो तो बड़ी इजीली ऐड कर सकें। टेस्टेबिलिटी के वो प्रोग्राम आपका जो है वो इंटेंडेड फंक्शन, जब से हम टेस्ट करें तो वो इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो उसके अंदर टेस्टेबिलिटी का काम होना चाहिए कि आप क्लिक करते हैं, एक बटन है, आप उस पर क्लिक करें तो उसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके अगेंस्ट वो ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, फैक्टर रिलेटेड अडाप्टेशन, पोर्टेबिलिटी। अब ये चीज़ भी एक है कि अब एक सॉफ्टवेयर आप फॉर एग्जांपल लिनक्स के लिए बना देते हैं, अब वो विंडोज़ पे नहीं चलेगा। अब एक जगह से दूसरी जगह जब इन्वायरमेंट चेंज हो गई, एक जगह विंडोज़ थी, एक जगह मैक है और एक जगह लिनक्स है, तो वो आपके पास डिफ़िकल्टी पेश आएगी। तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर। रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए कि एक ही सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में रीयूज़ हो सकता हो, जैसे आपका LMS एग्जाम्पल के तौर पे। इंटरऑपरेटेबिलिटी, अब इसके अंदर एफर्ट रिक्वायर्ड टू कॉप वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर इसे तब्दील करना हो। ये भी आपकी LMS की एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं पहले भी एग्जांपल देता आया हूँ, यहाँ पर भी ये फिट होती है एग्जांपल कि आप एज अ स्टूडेंट उसे चलाते हो, टीचर एज अ टीचर चलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है, डिपार्टमेंट हेड के हिसाब से चलाता है। तो एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल सिस्टम जो है वो चल सकें। ठीक है, ये थे। फिर मयरिंग, क्वालिटी को मैयर करना, हम आगे बात पढ़े हैं। बेसिकली हम सारी ये बात जो है वो हम क्वालिटी को ही अब मैयर कर रहे हैं, हम कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे मैयर किया जाता है।
उसमें इंटीग्रिटी का फार्मूला ये याद कर लें, ये पेपर में पूछा भी जाता है बाज़ औक़ात, इसमें एमसीक्यू में शॉर्ट वो क्वेश्चन सा बना के देता है, थ्रेट्स और सिक्योरिटी आपको दे देगा। तो इसमें समेशन 1 माइनस थ्रेट, यानी जितने भी थ्रेट्स हैं उनका समेशन लेना है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सिक्योरिटी का भी समेशन लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना, जो भी आंसर आएगा वो आपकी इंटीग्रिटी होगी। ठीक है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, DRE क्या है, एरर फाउंड बिफोर डिलीवरी, डिलीवर करने से पहले जो एरर आए, एरर फाउंड आफ्टर डिलीवरी, टिपिकली विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। इसने ये चीज़ साथ मेंशन की है कि 1 साल तक के ऑपरेशन में, ये नहीं कहा कि 1 महीना या 10 दिन, कम से कम 1 साल तक जब वो यूज़ होता है फिर हमें पता चलता है कि एरर क्या आ रहे हैं। 1-2 दिन में नहीं पता चल जाता उस वक्त, क्योंकि जब यूज़र उसे इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल यूज़र, उसमें फिर पता चलता है कि सॉफ्टवेयर कैसा है। एक दफ़ा या एक यूज़र से पता नहीं चलता। तो ये फार्मूला भी आप याद कर लें, ये बाज़ औक़ात असाइनमेंट में जो है वो आपको इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैट्रिक फॉर स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी। अब नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट का एक फार्मूला है। अब हम आगे जो कर रहे हैं, अब ये किसकी स्पेसिफिकेशन का, जो आपकी स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि ये फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट। ठीक है। NR जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्लस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दोनों को ऐड अप करके टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट आती है। पहले तो स्पेसिफिकेशन को समझ लें, स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट एक ही चीज़ है। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, वो क्या क्या कर सकता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो एक्चुअल में उसने परफॉर्म करनी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो है जो उसने परफॉर्म नहीं करनी, जो उसकी एक्चुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हट के रिक्वायरमेंट है, लाइक उसकी रिसोर्सेज, उसकी पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारे जो हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसको हम लैक ऑफ एम्बिग्यूटी को जो अगर लैक ऑफ एम्बिग्यूटी होगी उसके अंदर जितनी कम होगी वो हम उसके हिसाब से इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। कंप्लीटनेस, जो कंप्लीटनेस है उसे हम इस तरह मेजर करते हैं, यूनिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ स्टेट से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपने याद रखना है कि NUNINX का क्या मतलब है। ठीक है। NUI का नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट फिर ऑल रिव्यूअर है आइडेंटिकल, ये बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है वो। तो इसलिए इनको ध्यान से जितने भी फार्मूले हैं, स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी, डाटा कम्प्लेक्सिटी, सिस्टम कम्प्लेक्सिटी, सबको बड़े ध्यान से याद करें, बाज़ का इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेप्ट है बेस लाइन। बेस लाइन ये कॉन्सेप्ट होता है कि इससे पहले जो भी आपका प्रोजेक्ट या कोई इस तरह का चल रहा था सॉफ्टवेयर, उसको बेसलाइन बनाया जाता है। बेसलाइन बनाना ये होता है कि उसमें से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि किस तरह का वो सॉफ्टवेयर था, कैसे काम करता था, उसके अंदर कैसे एरर आते थे, कैसे मसले आते थे, वो इसे बेसलाइन कहते हैं। कि उसको एक जो है रोल मॉडल बनाना, ये भी आप कह सकते हो कि उसको रोल मॉडल बना के सामने रख लेना। हाँ जी, इस तरह से इसमें ये खामियां थी, हम इसको बेहतर करके जो है नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैट्रिक फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए इन्होंने एक आपको टेबल बना के दिया है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका साइज़ क्या है, एफर्ट, कॉस्ट, पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्री शिपमेंट एरर, पोस्ट शिपमेंट एरर, और कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है। इसको हमने जब जो है वो फंक्शनल पॉइंट में किया तो ये आ गया। ये बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि ये पेपर में आपको वैल्यूज़ देता है साइज़ या एफर्ट की या कॉस्ट की, तो उससे पूछ लेता है कि प्री शिपमेंट क्या होगा और पोस्ट शिपमेंट क्या होगा। इसी टेबल के अंदर से भी आपके MCQs आ जाते हैं। ठीक है। स्टैटिकल कंट्रोल टेक्निक, कंट्रोल चार्ट। अब ये कुछ स्टैट्स की चीज़ें हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। ये इसी का हम स्टैट्स में, आपने स्टैट्स पढ़ी होगी, उसमें हम अगर ये जैसे ग्राफ क्रिएट करते हैं उसी तरह हम ये जैसे एक लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट है, राइट साइड पे टाइम चेंज इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसका ग्राफ ये नीचे बना दिया। प्रोजेक्ट नीचे आ गए और उसके पॉइंट्स जो है वो हमने उसको पॉइंट कर लिया। ये पेपर में बनाने के लिए आपका ग्राफ नहीं आएगा, इस चीज़ से आपने नहीं परेशान होना कि आपके ग्राफ आएगा। ये ग्राफ इस तरह के बनाने के लिए कभी नहीं आते। तो
ज़्यादातर जो आते हैं वो कैलकुलेशंस ही इसकी आ जाती हैं। जैसे चार्ट इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम डिफरेंट इन द सक्सेसिव वैल्यूज़। बाज़ औक़ात ऐसे आता है कि चार्ट बनाया हुआ आ जाता है, उससे वो कहते हैं कि एक्चुअल टेबल ड्रा करो इसका, यानी ये चार्ट बनाने के लिए आ जाएगा, या उससे वैल्यू पूछ लेगा कि आपकी ये अगर हम पॉइंट करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता, ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं। उसके ये कुछ बातें ऐसी जो मैं गुजार देता हूँ, ये जस्ट रीड आउट करने वाली होती है, इसमें कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है जो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए किसी काम आने वाली चीज़ है। ये नहीं है कि यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती इसकी। इंटरप्रेटिंग मेजरमेंट, अब मेजरमेंट के लिए सिंपल ग्राफ यूज़ होता है, टाइम और डिफेक्ट, कितने डिफेक्ट या टू फिक्स डिफेक्ट्स फिक्स टू डेट, डिफेक्ट रिपोर्टेड डेट, अकॉर्डिंग टू टाइम चलता है, कितने डिफेक्ट जो हैं वो फिक्स कर दिए गए, कितने डिफेक्ट जो हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं, कितने डिफेक्ट रिपोर्ट हो चुके हैं, तीनों का हमने एक वो बना लिया। फिर टेस्ट केसेस और डिफेक्ट्स का बनाया, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके अंदर जो है वो एक्चुअल डिफेक्ट्स फॉल करते हैं। ये भी एक जगह क्वेश्चन में आ जाता है कि आपके एक्चुअल डिफेक्ट कहाँ फॉल करते हैं ग्राफ में, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान में होते हैं, ठीक है। फिर डिफेक्ट फिक्स और रिपेल का ग्राफ है, 3 न्यू डिफेक्ट्स आर अपेयर एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिक्सिंग डिफेक्ट 5। जब 5 को डिफेक्ट्स को फिक्स किया गया उसके बाद और डिफेक्ट आ गए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप एक एरर को ठीक करते हो तो उसके वजह से कितने सारे एरर और जनरेट हो जाते हैं, या आप कोई चीज़ तब्दीली करते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसके रिज़ल्ट में आपके सॉफ्टवेयर में मसले आना शुरू हो जाते हैं, एरर जनरेट करना शुरू कर देता है आपका सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब हम वापस उससे निकल के आ जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग की तरफ, कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या चीज़ थी। हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर का स्कोप, एस्टिमेशन, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन, रिस्क एनालिसिस या प्लानिंग, ये पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर का स्कोप एस्टिमेशन, इसमें ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, हु विल यूज़ द सॉफ्टवेयर, यूज़र कौन होगा जो इसको इस्तेमाल करेगा। हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये कंपनी के अंदर ही किसी ने प्रोडक्ट जो बनाने के लिए कहा हो सकता है ये कहीं से थर्ड पार्टी आपसे ख़रीदने के लिए आया हो, यानी इस तरह का सॉफ्टवेयर मुझे बना दो। उसके बाद यूज़र जो है वो वही डिपेंड करता है कि हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का यूज़र होगा। इकोनॉमिकल बेनिफिट, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होंगे जिसको आप सेल करेंगे, क्या इस तरह के और भी हमारे पास क्लाइंट आ सकेंगे इस तरह के सॉफ्टवेयर के। तो इस स्कोप एस्टिमेशन में ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। फिर ये इन दिस रिगार्ड टेक्निक हम यूज़ करते हैं, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। दिस इज टर्म ओरिएंटेड अप्रोच रिक्वायर्ड गैदरिंग दैट इज यूज ड्यूरिंग द अर्लियर डेट ऑफ एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन के टाइम पे हम इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती थी, फैसिबिलिटी। द पर्पस ऑफ फैसिबिलिटी एनालिसिस डिटरमाइन कैन बी बिल्ड अप टू 4 डायमेंशन। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, फाइनेंस हमारे पास कितना बजट है, उसमें उसको टाइम कितना लगेगा, और उसको रिसोर्सेज कितनी रिक्वायर्ड, ये फैसिबिलिटी में आती है, जो हम ये फास्ट जो है वो के अंदर कैलकुलेट करते हैं। बाज़ औक़ात MCQs में भी ये एब्रीविएशन पूछ लेता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन क्या होती है। वंस द प्रोजेक्ट फैसिबिलिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड द प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्ट द एस्टिमेशन एक्टिविटी। इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट एक्सरसाइज एंड हैज़ नॉट बिकम एन एग्जैक्ट साइंस। It influenced by human, technical, environment and political factor. For software project estimation, a project manager can use historic data about its organization. अब सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन ये क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि हमने देखना ये है कि सारे ह्यूमन, टेक्निकल, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए हमने देखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो, अब इसमें ये डिपेंड करता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है, या ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की
एस्टिमेशन हम करते हैं, ये भी एक अजम्पशन है। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स ऊपर हमने पढ़ी पीछे, हम सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह होगा। इसमें एक एम्पेरिकल मॉडल हम यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के। ये भी पेपर में पूछे जाने वाली चीज़ है। और ये ई की वैल्यू जो है ई इजिकल टू 3.2 के लोग ये की पावर 1.05, ये भी ये फार्मूला जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू याद कर लें और ये फार्मूला याद कर लें, और इसका मीनिंग भी आप ज़रूर याद किया करें कि हर टर्म का मीनिंग क्या है। बाज़ औक़ात वो फार्मूला दे के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इनको एक्सप्लेन करें इसके अंदर फार्मूला में क्या है। फार्मूला एक्चुअल यूज़ भी कर सकते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इक्वेशन आपने पढ़ा कि ई की वैल्यू हमने ये पढ़ी, लेकिन एक्चुअल में जब वो बनती है तो ये पूरी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये भी आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इक्वेशन को आप अच्छी तरह याद कर लें, और इसके जो है वो एफर्ट इन पर पर्सन मंथ और ईयर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इन अ टाइम टी होता है, बी स्पेशल स्केल फैक्टर, फिर पी प्रोडक्टिविटी पैरामीटर जो लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बात जो पीछे करता आ रहा था, बाय वर्सेस बिल्ड, आप ख़रीदो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर या फिर उसे बिल्ड कर लो, दोनों में से कौन सा ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब इसमें ये नीचे आपको बिल्ड और रीयूज़ और फिर बाय और कॉन्ट्रैक्ट। जब बाय करोगे तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, उसको पे करना पड़ेगा जब भी मसले आएंगे। बिल्ड करोगे तो रीयूजेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, जब भी कोई इम्पैक्ट आएगा टीम अंदर ही इन हाउस टीम अवेलेबल होगी, वो उसे ठीक कर दिया करेगी। तो बाय में कॉन्ट्रैक्ट में जब इन दी एंड निकाला तो बिल्ड करने की कॉस्ट वैसे ज़्यादा पड़ गई है, क्योंकि आपने नए सिरे से एक पूरा जो है वो प्रोजेक्ट डेवलप करना है। जब आप बाय करोगे तो वो और भी लोगों को वही सेम प्रोडक्ट बेचने होंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज इक्वल टू पाथ प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेट पाथ कॉस्ट को जब हम करते हैं, इसे हम जो फार्मूला ये मुझे याद है रिसेंट ईयर में एक असाइनमेंट भी इससे की आई थी, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करवाई थी आपसे। फिर रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, इसकी बात तो जो की जाए कि अब रिस्क क्या होता है कि अगर हम क्योंकि सारी अभी हम असम्पशंस कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके हम असम्पशंस करते हैं कि हाँ जी इस तरह हम कर लेंगे, इतने रिसोर्सेज होंगे, इतने टाइम में ही काम हो जाएगा। लेकिन हर वक्त हर दफ़ा जब भी हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें हमेशा कमी कुताही रह सकती है। कभी भी जो है वो कोशिश तो यही होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की कि वो काम टाइम पे हो, लेकिन ड्यू टू ज़ाहिर सी बात है कोई बीच में से आपका एम्प्लॉय बीमार भी हो सकता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के इशू हो सकते हैं, इंटरनेट के इशू हो सकते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है। तो इसकी वजह से आपका रिस्क हमेशा जो है वो रहता ही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिस्क पहले से कैलकुलेट करना होता है कि फ्यूचर चेंज और चॉइस के टाइम पे, यानी जब फ्यूचर में अगर कोई आए मसला तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने क्या चूज़ करना है, अगर चेंज हो तो किस तरह का चेंज जो है वो चूज़ करना है आपने। ये चीज़ें जो है रिस्क एनालिसिस और मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। पीटर ड्रगर ने रिएक्ट और प्रोएक्ट दो तरह के आपको रिस्क मैनेजर कहा हुआ है। रिएक्ट होता है कि टेंशन नहीं लेनी है आपने, इसमें यह होता है कि आप इंडियाना जोन्स ये कहता था कि आप जब तक मसला नहीं ना आता तब तक आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। आपको पता है कि इस तरह का मसला आएगा, लेकिन आपने जब तक वो आएगा नहीं तब तक आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना। प्रोएक्टिव होता है पहले ही उसके लिए काम कर लेना कि जब कोई मसला आएगा तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। इस तरह का इशू आए, इस तरह का इशू आए, या इस तरह का डिज़ास्टर को नेशनल डिज़ास्टर हो होता है, तो हमने पहले से उससे सोच के रखा। A risk has two characteristics, uncertainty, the risk may or may not happen, होगा या नहीं होगा। Loss, if risk become reality, unwanted consequences, loss। जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी हो सकता है वो रिस्क में जो हम सोच रहे हैं वो ना हो सकता है हो जाए। अगर वो हो गया तो फिर तो जाहिर सी बात हमें जो है वो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और लॉस भी होगा कंपनी को, ठीक है।
A risk analysis involves a qualified degree of uncertainty of risk and loss associated which in regard PM tries to find out कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर what can go wrong, क्या मसला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, what is likelihood of it going wrong, कितना इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हम कहें कि ये मसला होगा, what will the damage be, क्या डैमेज हो सकता है, ये भी हमने सोचना है। अगर इंटरनेट सर्टनली बंद हो जाता है और वो हमारी ट्रांजैक्शन रुक जाती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी हो रही थी, तो उससे क्या रिज़ल्ट आएगा, उससे क्या डैमेज होगा हमारा, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या हमारे पास बैकअप सप्लाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे पास बैकअप इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप बिजली बंद हो जाती है तो बैकअप जनरेटर मौजूद होने चाहिए, बैकअप यूपीएस अवेलेबल होना चाहिए। हर चीज़ का जो है ये चीज़ें हमने, अगर वो सॉफ्टवेयर उसके उन फैक्टर्स के ऊपर रिलाई करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है, जितने भी फैक्टर हैं अगर उन पे करता है तो हमें उसके रिस्क के लिए तैयार रहना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें थी, ये सारी जो हैं वो आपको मैंने बताई हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ये सब्जेक्ट मैं जब स्टार्ट भी किया था आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ तक आपका वैसे मिड टर्म का कोर्स मुकम्मल हो जाता है, तो इसीलिए मैं कुछ बातें जो शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है। कई स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाते हैं कि थ्योरी कैलकुलेशन थ्योरी है, इसके अंदर प्रैक्टिकल तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल इस सेंस में है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर बन के बस सोचना है, इन चीज़ों को अपने पास अपने रखना है। इससे आगे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसी में से कुछ सब्जेक्ट निकलते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस एक पूरा एक सब्जेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे वो ये पढ़ते हैं। जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं पढ़ना। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने इसके बाद 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ने होते हैं, जिसमें आप सारी जो चीज़ें अभी जो हम जिसका बेसिक आइडिया ले रहे हैं उसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो इख्तिताम करूँगा। 13 to 18 लेक्चर मैंने इसमें कवर किया है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो उससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।